हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हमारा है लास्ट डे इन हांगकांग। हमारा ट्रिप फाइनली एंड हो रहा है और भाई हमने कुछ चीज़ें सीखी इस हांगकांग ट्रिप से, जो हमारे हर्डल्स से, जो नेगेटिव पार्ट था हांगकांग का, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग अगर प्लान कर रहे हो हांगकांग आना इन द नियर फ्यूचर, आपके लिए ट्रिप काफ़ी आसान हो जाए। तो हमें क्या क्या हर्डल्स आए फ्रॉम स्टार्टिंग टिल दी एंड, होटल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हम सब डिस्कस करने वाले हैं। होटल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हम सब डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपकी लाइफ को काफ़ी इजी करने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और शेयर करा करो वीडियो जितनी कर सकते हो, जिसको भी हेल्प करे वीडियो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेशक 1 से 2 लोग या 3 लोग हो, 4 लोग हों, जितने भी लोग हों उनके साथ शेयर करा करो। एंड यस, ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं हमेशा लाते रहूँगा। और आज की वीडियो शुरू करते हैं, और शायद मम्मी का भी योगदान रहेगा इस वीडियो में कुछ ना कुछ, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब और सबसे पहली चीज़ किससे शुरू करें हम, क्या बताएंगे? होटल के बारे में बताएं पहले। तो सबसे पहली चीज़ हम होटल के बारे में बात करते हैं। अब हमने एक होटल बुक कराया जिसका नाम है आई क्लब, शुआंगवान स्ट्रीट पे है ये, और ये हांगकांग आइलैंड में आता है एरिया। हांगकांग आइलैंड बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है हांगकांग की, और यही देखते हुए हमने ये होटल बुक कराया था। होटल में कोई दिक्कत नहीं है, होटल साफ़ सुथरा है, और आपको पता है हांगकांग के जो होटल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें होटल में लगी, सबसे पहली चीज़, कटलरी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। आपको एक बेसिक स्पून या नाइफ़ भी नहीं मिलेगी। क्या पार्क है भाई, है ना, बैठना है। तो आपको यहाँ पे एक बेसिक स्पून या नाइफ़ भी नहीं मिलेगी, वो भी आपको साथ लानी पड़ेगी। 2 कप मिले थे हमें, वो ठीक चीज़ थी, बट नाइफ़, स्पून, बेसिक कटलरी होटल में अवेलेबल नहीं है। टिश्यू पेपर तक अवेलेबल नहीं है, जो मम्मी बता रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रूम का साइज़। तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एक हद तक, ठीक है। हम एक पार्क में आए, यहाँ बैठ के हम बातें करने वाले हैं। और क्या था होटल में मम्मी, बताओ। ये टॉयलेट वाला एक बार सबसे मेन तो जो टॉयलेट है ना, उसकी जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर फैमिली के साथ आते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये एटलीस्ट इतना छोटा रूम है और बिल्कुल सर पे टॉयलेट बना हुआ है, तो वो ट्रांजी है, उसका जो ग्लास है ना उसमें से दिखता है, तो आदमी थोड़ा सा जो भी है अनईजी महसूस करता है। तो भाई जो होटल का जो वैसे वॉशरूम है, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि या तो वुड का डोर होता है या फिर कम्प्लीटली एक ऐसा डोर होता है जो सी थ्रू नहीं होता है, ब्लैक फिल्म होता है। तो इनका डोर थोड़ा सा ट्रांसी है, एंड दैट इज़ लाइक ओके फॉर कपल्स। बट अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो उसमें थोड़ा दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो थोड़ा मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट लगा होटल का। एंड और जिस होटल में हम रुके हैं, एक तो वो 50-60 फ्लोर तक, 30-40 फ्लोर तक बना हुआ है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ और करना पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा लिफ्ट के लिए वेट करना पड़ता है। हमारा जो रूम है वो 7th फ्लोर पे है, कभी कभी 30वें फ्लोर पे लिफ्ट होती है, दोनों लिफ्ट, वो वापस आती नहीं है और उनको आने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पार्ट लगा मेरे को होटल का। बाकी होटल में मैंने ये देख के बुक करा था कि इसमें जिम भी होगा, पूल भी होगा, वो दोनों ही एक्सेसिबल नहीं है, दोनों ही आउट ऑफ सर्विस हैं। तो ये भी एक बहुत ही बुरी बात है कि जिस चीज़ के लिए आप पैसा पे कर रहे हो। हमने 6 दिन का 60,000 रुपये पे करा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा हमें फैसिलिटीज़ मिली है। बट हाँ, रूम इज़ क्लीन एंड गुड। बाकी कोई विंडो नहीं है रूम में, प्योरली एसी है, वेंटिलेशन कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, रूम चल जाएगा। क्योंकि हांगकांग में यूजुअली सारे रूम्स ऐसे ही होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हांगकांग में सब डिवाइडेड डिवीजन होते हैं। जो अगर 100 स्क्वायर फीट का घर है तो उसको 25-25 उसमें बांट रखा होता है, क्योंकि बहुत महंगाई है इधर, और इसलिए प्रॉपर्टी भी बहुत महंगी आती है। तो भाई अब बात आती है कि हमने कैसे इंटरनेट का सॉल्यूशन करा सारा, और यहाँ पे आके आपको जो ऑक्टोपस कार्ड आपने बहुत सुना होगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन है और कैसे क्या है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपको ऑक्टोपस से काफ़ी आसान हो जाता है, और इंटरनेट कैसे करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ आती है इंटरनेट। इंटरनेट के लिए या तो आप ई सिम ले सकते हो, ठीक है, आगे, या फिर आप नॉर्मल सिम ले सकते हो, जो आता है यहाँ पे आके आप ले सकते हो। चाइना का नंबर लेके दूसरे फ़ोन में डाल दो, ऑन कर लो, और नेट यूज़ करके पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करके अपना नया इंडिया का फ़ोन कनेक्ट कर लो, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है ई सिम। ई सिम मेरे को पता नहीं है कैसे यूज़ होता है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं करा है। ई सिम भी अवेलेबल है, जो मेरे को बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगता है हर कंट्री में जाके। जो मैं करता हूँ कि मैं अगर जापान जा रहा हूँ, कोरिया जा रहा हूँ या यूरोप गया हूँ, मेरे को बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो लगा वो लगा कि यार वाईफाई, आप पोर्टेबल वाईफाई रेंट कर लो एयरपोर्ट से, बेस्ट है। क्लूक से बुक करने की ज़रूरत नहीं है, जाओगे आपको डायरेक्टली वहाँ पे जाके काउंटर दिख जाएगा और आप वाईफाई रेंट कर सकते हो। अब वाईफाई का मैंने कितना पे किया और क्या क्या उसमें नेगेटिव पार्ट लगा मेरे को, कि भाई एज सून एज आई लाइक वेंट देयर, सबसे पहली चीज़ है कि
वाईफाई में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो मैंने लिया था 5 दिन का वाईफाई लिया, जिसका मैंने पे किया कुछ 320 हांगकॉन्ग डॉलर्स। अभी एक हांगकॉन्ग डॉलर कुछ 11.4 चल रहा है इंडियन करेंसी में। तो कुछ 3200 रुपये के अराउंड मैंने पे किया 5 दिन का, जिसमें अनलिमिटेड मेरा वाईफाई है और 4G है, एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर मकाओ एंड हांगकॉन्ग एंड इवन चाइना। अब अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ हांगकॉन्ग में आ रहे हो तो हांगकॉन्ग वाला ले लो, वो और सस्ता पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है उनकी गलती भी नहीं है, बट मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी। मैं बहुत लिमिटेड कैश लाया था, करेंसी एक्सचेंज करा के अराउंड $1000, मतलब 11,000 रुपये लाया था इंडिया के, $1000 लाया था। तो $500 तो मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ा वाईफाई के लिए। तो वहीं मेरा $500 खर्च हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट नहीं है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप आते हो तो आपको जमा कराना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात आती है, हमने ऑक्टोपस कार्ड क्लूक से बुक कराया था, जो हमें पड़ा था 2 बंदों का अराउंड 2200 रुपये या 2500 रुपये के अराउंड। अब ऑक्टोपस कार्ड का क्या है, ठीक है, ऑक्टोपस कार्ड आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और वो ऑक्टोपस कार्ड हर जगह चल जाता है हांगकॉन्ग में। बेशक आप मेट्रो में चलाओ, ट्रैम में चलाओ, बसेस में चलाओ, मैकडी में चलाओ, कन्वीनियंस स्टोर्स पे चलाओ, या फिर कहीं भी चलाओ, ऑलमोस्ट हर जगह चल जाता है। इनफैक्ट खाने की शॉप पे भी चल जाता है, हमें वो पता नहीं था। हाँ, तो आपको उसको ना रिचार्ज कराना पड़ता है। अब रिचार्ज आप कैसे कराओगे, वो रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, कैश, सिर्फ और सिर्फ कैश से होता है। मतलब अगर आप वीज़ा कार्ड दोगे अपने कन्वीनियंस स्टोर पे रिचार्ज कराने के लिए, 7-Eleven पे रिचार्ज करा सकते हो, वो वीज़ा कार्ड से पैसे नहीं काटेंगे, उनको सिर्फ कैश चाहिए रिचार्ज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे लिए इसलिए थी क्योंकि हम बहुत ही लिमिटेड कैश लाए थे। अगर आप साथ में ज़्यादा कैश लाओगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो मैं आपको एक क्विक टिप देने वाला हूँ, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको हांगकॉन्ग में कैश की तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके तो बहुत है। यहाँ पे क्या क्या है, हमारे पास एक बस है, और बस है, मेट्रो है, टैक्सी है, ट्रैम है, ट्रैम। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आप इन चारों में ही, चारों को नहीं, तीनों में लगा लो। बस, मेट्रो, ट्रैम में आपका ऑक्टोपस कार्ड चल जाता है, टैक्सी में नहीं चलता, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने टैक्सी बुक करी। देखो बस स्टॉप्स और मेट्रो बहुत सॉर्टेड है। मेट्रो की एप्लीकेशन है MTR एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर सकते हो, या इधर बेस्ट जो चीज़ चलती है वो चलती है एप्पल मैप्स, आप वो डाउनलोड कर लो और उससे आपको मेट्रो का काफ़ी ईजिली दिख जाएगा। बट अब जो बात आती है ना बसेस और ट्रैम की, हमें बहुत दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं बस स्टॉप्स के, ट्रैम स्टॉप्स के, और जो मे बी इनकी गलती नहीं है, और जो एप्पल मैप्स दिखाता है उनकी गलती है कि वो एकदम सफिशिएंट या एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाता, हमेशा आसपास लोकेशन दिखाता है। तो उसके लिए उससे हमें काफ़ी दिक्कत हुई, हम एग्जैक्टली उस लोकेशन में पहुँच नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी है। तो मे बी साइन बोर्ड थोड़े से और बड़े हो सकते हैं। तो अब जैसे साइन बोर्ड जहाँ पे बड़े हैं, ऐसा नहीं है साइन बोर्ड छोटे से, ये साइन बोर्ड है। ठीक है, ये देखो काफ़ी बड़ा लगाया हुआ है। बट अगर आप बसेस वगैरह के साइन बोर्ड दोगे तो काफ़ी छोटे लगा रखे हैं। प्लस हमें इतने दिन हुए नहीं है तो हमें उसके बारे में आइडिया नहीं होता, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है वो। ठीक है, तो मेरे को बसेस और ट्रैम ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। तो आप लोग अगर कन्फ्यूजन में नहीं जाना चाहते हो, थोड़ा ईजी वे आउट देखना चाहते हो, तो मेट्रो प्रेफर करो। मेट्रो सबसे ईजी तरीका है यहाँ ट्रैवल करने का। बट मेट्रो इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू बसेज एंड ट्रैम्स। बसेज एंड ट्रैम्स में ऑलमोस्ट आपका आधा पैसा लगता है, और ट्रैम्स जो होती है आपका वो इंटरनल सिटी में चलती है, यूजुअली एक से दूसरी सिटी में नहीं चलती है। ठीक है, सपोज हम शियांगवान में रह रहे हैं, शियांगवान के अंदर ट्रैम चल रही है, और जो उसके आसपास की थोड़ी बहुत जगह है वहाँ तक ट्रैम चल रही है, हर जगह नहीं चल रही है। तो ट्रैम अगर आप एक जगह ट्रैवल कर रहे हो तो आपके 30 रुपये लग जाएंगे, $3 लग जाएंगे। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके 60-70 रुपये लग जाएंगे। थोड़ा और दूर जा रहे हो तो 100 रुपये लग जाएंगे। मेट्रो में आपके मिनिमम 100 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, आप कहीं भी जाओ ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब बात आती है टैक्सी की। तो मैंने आपको ट्रैम्स, बसेस, मेट्रो के हर्डल्स बता दी जो हमें लगा कि आपको करना चाहिए। बाकी कैश कितना लाना चाहिए वो भी आपको बता दिया। ऑक्टोपस कार्ड के बारे में बता दिया। टैक्सी के बारे में थोड़ा रुक के बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट मेरे को लगा कि आप यहाँ पे खर्चा कैसे कर सकते हो। एक तो आपका तरीका होगा कैश। ठीक है, और अगर आप कैश घर से नहीं ला रहे हो तो एयरपोर्ट से एक्सचेंज करा लो, वो भी पॉसिबिलिटी है, करा सकते हो। बट थोड़ा ज़्यादा करा लेना, क्योंकि हर जगह कैश एक्सेप्टेबल है। या तो आपके पास अली पे हो, वीचैट हो, वो हमने डाउनलोड नहीं किया था, तो अगर आपके पास वो है तो और आसान है। ठीक है, तो अब बात आती है और क्या तरीका है। या तो आप मल्टी फॉरेक्स कार्ड ले लो, जो मैंने ले रखा है HDFC का। उसमें अगर आप डायरेक्टली पे करोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर आप उस कार्ड से पैसा विड्रॉ करोगे, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, तो आपके काफ़ी चार्जेस लगते हैं उसमें। अगर मैंने कुछ 3000 रुपये विड्रॉ किए थे, उसमें मेरा 650 रुपये चार्जेस लगे थे, तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं। बट अगर आप उसे डायरेक्टली टैप कर रहे हो, मतलब कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो या फिर कुछ कन्वीनियंस स्टोर से खरीदो, वहाँ पर आप टैप कर सकते हो। बट बसेस वगैरह में मेरा वीज़ा कार्ड वाला नहीं चला। यूजुअली चल जाता है वीज़ा कार्ड भी, बट मेरा नहीं चला। ठीक है,
तो ये हो गया, इस तरीके से आप स्पेंड कर सकते हो। और आपका जो इंडियन क्रेडिट कार्ड है उस पर आप इंटरनेशनल यूजेज ऑन कर दो, और वो आपकी आप बैंक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको पता होगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सरचार्ज लगता है अगर आप इंडियन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो थोड़ा सा सपोज अगर हमने 3-4 हज़ार रुपये खर्च करा है तो उस पर कुछ 200-300 रुपये सरचार्ज लगता है, डिपेंड करता है कि क्या बैंक के इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब बात आती है टैक्सीज़ की। अब टैक्सीज़ में क्या है, टैक्सीज़ 2 टाइप की है। हमने ऊबर की बुक करी थी, और एक मीटर टैक्सी होती है, जो लोग हाथ धो के रोकते हैं उसे कहते हैं मीटर टैक्सी, और हम जो बुक करते हैं उसे कहते हैं ऊबर टैक्सी। ऊबर टैक्सी में अगर आपने कार्ड ऐड करा हो तो फ़ाइन, पर मेरा कार्ड भी ऐड नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। इंडियन कार्ड मैंने वहाँ से करके आना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे किया तो वो ऐड ही नहीं हो रहा था। तो मेरे को सिर्फ कैश ही पे करना, वो टैक्सी वाले ने सिर्फ कैश एक्सेप्ट करा। अगर आप सपोज़ आप कैश वाली राइड बुक करते हो और वहाँ जाके आप क्या करते हो, आप जैसे कैश वाली हमने टैक्सी बुक करी और हमने उसको बोला कि कार्ड ले लें, है ना, तो उससे मना कर दिया था कार्ड लेने से कि भाई कार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैश सेलेक्ट करा है। जैसे इंडिया में होता है ना, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो और वहाँ जाके आप कार्ड से पेमेंट कर दो, पेटीएम कर दो। अगर आप अली पे वगैरह में भी उधर चलता हूँ, मुझे नहीं पता उस बारे में, बट आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो हमारे पास कैश बहुत कम था, हमने विड्रॉ किया, जिसकी वजह से चार्जेस लगे। तो अल्टीमेटली वही बात होगी कि सरचार्ज पर सरचार्ज लग गया। एंड टैक्सीज़ के लिए ऑलवेज़ प्रेफर कैश, अदरवाइज जो मीटर टैक्सीज होती हैं आपका कार्ड ऑलरेडी एडेड है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैश ज़रूर कैरी करना। तो हमारे यार होटल के बारे में आपको मैंने बता दिया, फ़ोन के नेट के बारे में बता दिया आपको मैंने, यहाँ टैक्सीज ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता दिया, और कैसे आप खर्चा कर सकते हो उसके बारे में बता दिया। और क्या हर्डल्स हैं हमें यार, और होटल में पानी नहीं है पीने का, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। नहीं, ये सब तो अलग ही होता है। होटल में पानी वानी तो यूजुअली बाहर भी नहीं, यूरोप वगैरह में भी काम यूरोप में भी नहीं था। और क्या हर्डल्स हैं हमारे, बाकी तो सब सही है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब बात आती है खाने की। भाई इधर खाना हद से ज़्यादा महंगा है। अगर आप इंडियन वेजिटेरियन फूड खाते हो और घर से आप कुछ नहीं लाते हो और पैक्ड फूड खाते हो तो चल जाएगा। अगर आप एक बार ही इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, हम लोग कुछ 2 लोग थे अभी गए थे, हमने क्या क्या मंगवाया था आपके सामने बिल लगा दिया। क्या क्या मंगवाया था हमने, 2 चपाती मंगवाई थी, हाँ 2 चपाती, 1 सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, हाँ दही और एक मैंगो लस्सी। कुछ हमारा बिल आया था कुछ 2400 या 2300 के अराउंड बिल आया था। तो लगा लो एक सब्जी 1000 रुपये की है, एक चपाती 250 रुपये की है। अगर कोई इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे ना तो आप घबरा जाओगे देख के कि यार इतना महंगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेजिटेरियंस हैं तो वेजिटेरियंस को बहुत दिक्कत आती है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको बहुत स्ट्रीट फूड्स मिल जाएंगे, जगह जगह इनके 7-Eleven पे मीट मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगा, तो उसको आसानी है। बट वेजिटेरियंस के लिए बहुत दिक्कत है खाने की। एंड मुझे जैसे मैं कोरिया गया था, कोरिया में मेरे को वेज नूडल्स मिल गए थे, मे बी मैंने एक्सप्लोर नहीं करा, तो वहाँ पे इजीली 7-Eleven पे नूडल्स भी रखे हुए थे। हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया ज़्यादा क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा खाने का। तो ये भी एक हर्डल समझ लो, या फिर एक दिमाग में लेके चलो कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। एंड और क्या हर्डल थे हमारे में, और भी कुछ थे? बाकी तो सब बढ़िया था। बाकी साइन बोर्ड ज़्यादातर दूसरी लैंग्वेज के हैं। अब यहाँ पे साइन बोर्ड है में इंग्लिश लिखी है, ऐसा नहीं लिखी, ये बड़ा लिखा है काफ़ी, पर कुछ जगह काफ़ी छोटा लिखा होता है तो आपको दिक्कत आती है उसमें कि यार थोड़ा सा बड़ा लिखा होता है। और मे बी यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ गूगल मैप्स स्टार्ट यूजिंग एप्पल मैप्स। एप्पल मैप्स ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू गूगल मैप्स, तो काफ़ी एक्यूरेट दिखा देते हैं एप्पल मैप्स। पर एप्पल मैप्स में आपको मेट्रो का रूट, ट्रैम का रूट, टैक्सीज़ का रूट सब दिखा देता है, A to Z चीज़ें दिखा देता है। तो एप्पल मैप्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ का कोई लोकल ऐप होगा वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो, ठीक है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में कि हमारा इस ट्रिप पे पूरा टोटल खर्चा कितना हुआ और क्या क्या हमने किया, क्या क्या बुक किया। एक बार रुक जाओ यार, भाई यहाँ की रोड देखो। मैं ये चप्पल इंडिया में पहन के जाता हूँ और जब घर पे आते तो मिट्टी मिट्टी होती है। यहाँ पे हम जब से चल रहे हैं और यहाँ पे एक भी मिट्टी नहीं लगी है। इंडिया की मिट्टी लगी होगी, जो लगी होगी इधर बिल्कुल साफ है। हाँ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम क्या टोटल बजट था हमारे ट्रिप का। एंड कुछ अराउंड हम 5 दिन रुके यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और टोटल बजट बताऊँगा 2 बंदों के हिसाब से, और इनफैक्ट सोलो ट्रिप भी बता दूँगा जैसा भी होगा। एंड यहाँ पे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर है, आपको मैं अगर देखे होंगे आपने पहले भी, ऐसे कुछ स्टोर्स हैं जहाँ से आप खाने वाने का ले सकते हो, रिचार्ज करा सकते हो, सारी चीज़ें हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन स्टे हेल्दी, कीप ट्रैवलिंग एंड बाय।